तस्लीम करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ईद के तीसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल इकोनॉमिक सर्वे लेके आ गए। गुज़श्ता एक साल की अपनी ही हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी रिपोर्ट लेके आ गए और नज़र ये आया कि हुकूमत की जो पिछले एक साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है, हुकूमत के लिए कोई ईद सेलिब्रेट करने का कोई ईद का सामान नहीं है, कोई खुशी का सामान नहीं है, क्योंकि हुकूमत की अपनी ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप इन अ नटशेल इसको एनालाइज करें इकोनॉमिक सर्वे को, तो सिवाय चंद एक सेक्टर्स के जिसमें इन्फ्लेशन रेट हुकूमत ने कम किया है, इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने कम किया है, रेमिटेंसेस हुकूमत की बढ़ी हैं, एफबीआर में कुछ मिनिमल इस्लाहात हुई हैं, टैक्स नेट आपका मिनिमल सा बढ़ा है। इससे हट के जो आपके बुनियादी सतून हैं मईशत के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड आपकी सर्विसेज, उनका भट्टा बैठ गया है। और ख़ासतौर पर ज़राअत, पाकिस्तान एक ज़र मुल्क है, जो आपकी मेजर क्रॉप्स है 13.5% वो डाउन हुई हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आप तमाम टारगेट्स, तमाम सेक्टर्स में आप अपने इकॉनमी के अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। सो मईशत की समत दुरुस्त हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ऐसी हौसला अफजा या ऐसी खुशकुन कारकर्दगी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि पिछला एक साल बहुत इनकलाबी, बहुत ज़बरदस्त रहा। अब कल क्या होने जा रहा है, गुज़श्ता एक साल हुकूमत का किस तरह का रहा, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हुकूमत ने अपने ही ज़रिए अवाम के सामने पेश कर दी। इसका कुछ मज़ीद पोस्टमार्टम करेंगे और कल जो बजट पेश होगा, किस किस्म का यह बजट होगा, किसके लिए आसानी होगी, किसके लिए मुश्किल होगा, हुकूमत क्या अचीव करना चाहेगी, क्या कर सकेगी, इन्हीं सब मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ सबसे मौजूद हैं मुशीर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स खुर्रम शहजाद साहब, ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच आज के बिजी दिन पे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सो टॉकिंग अबाउट द इकनॉमिक सर्वे, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस इन अ नटशेल हुकूमत की कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, एक्सेप्ट दैट के इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, इन्फ्लेशन में कमी आ गई, रेमिटेंसेस आपकी बढ़ गई, बट दीज आर नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी इकोनॉमी कि जहाँ से कहा जा सके कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो पिछला एक साल जो इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है बताती है कि आपने बहुत से अहदाफ को मिस किया है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? वरीदा, मैं तो ये कहूँगा कि अहदाफ अगर सिंपल हाइलाइट्स भी अगर हम देख लें इकोनॉमिक सर्वे की, तो बहुत सारे अहदाफ आपको ना सिर्फ अचीव होते हुए बल्कि आउट परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू डेफिनेटली। तो उसमें मैं जैसे मिसाल देता हूँ, एक आम आदमी को सबसे ज्यादा जो एक फैक्टर इम्पैक्ट करता है वो महंगाई की शरह। और महंगाई की शरह अगर आप स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस देखें जो शुरू में की थी 2024 जून में, या फिर लास्ट जो सर्वे अनाउंस हो रहा था उस वक्त की गई थी, तो महंगाई की शरह जो है प्रोजेक्ट की गई थी वो तकरीबन कोई 9 से 11% के दरमियान थी, और हमने जो एक्चुअली अचीव किया है वो 5% से भी नीचे है। और इसके अंदर गरीदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, इसमें जो है ग्लोबल जो प्राइम का भी रोल है, और साथ 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 आपके यहाँ जो करेंसी की स्टेबिलिटी है उसका भी बड़ा रोल है। और मैं एक और चीज आपसे ये कहूंगा कि इसमें ना सिर्फ ये कि महंगाई की शरह को आउट परफॉर्म किया है, जो टारगेट था उससे आधे से भी कम जो है वो शरह आई है। इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लो पर है, और वो भी रमजान के महीने की शरह, तो शरह महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रमजान के महीने में आपको पता है शरह महंगाई होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली जो रिकॉर्ड नंबर आया मार्च के महीने का 0.3% इन्फ्लेशन, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब तक डेटा अवेलेबल है मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है कि 0.3% से नीचे ऊपर इन्फ्लेशन हुई हो, यानी कि इससे नीचे इन्फ्लेशन हुई हो, ये रिकॉर्ड लो था। इसके साथ रेमिटेंस को आप बात करें कि रेमिटेंस जो है ये यूजुअल नंबर है, ये यूजुअल नहीं है। देखिए रेमिटेंस का इस मर्तबा रिकॉर्ड इंक्रीज इसलिए है कि पिछले 2 सालों में हम ये बात करते आए कि जी यहाँ पे जो है रेमिटेंसेस नहीं आएंगी और कोई नहीं भेजेगा और प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली रेमिटेंसेस में 2 सालों में $10 बिलियन का इजाफा है, और इस साल हम 38 बिलियन क्लोज करेंगे, और अगले साल का
$40 बिलियन का जो है तकरीबन टारगेट बट दैट इज खुरम शहजाद साहब, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। आप सिर्फ रेमिटेंसेस की बुनियाद पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री की ग्रोथ जितना आपका हदफ था वो हदफ अचीव नहीं किया हुकूमत ने। ज़राअत का बहुत बुरा हाल रहा, तमाम मेजर क्रॉप्स आपकी 13.5% से कम रही हैं, डाउन ग्रेड हुई हैं वो उससे। तो ये तो बैकबोन है ना आपकी इकोनॉमी की। तो इसको एड्रेस करने के लिए अब आपकी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान्स क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये जो इंडस्ट्री 3 हिस्से होते हैं जीडीपी के, या मईशत के 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रीज, एक एग्रीकल्चर होता है, और फिर सर्विसेज होती है। सर्विसेज में आपने देखा है तकरीबन 2.9% की ग्रोथ जो है वो आई है। इंडस्ट्री में लेकिन अगेन आपके टारगेट से कम है। मैन्युफैक्चरिंग है खरीदा। हाँ जी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली उसमें डिक्लाइन नजर आया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडस्ट्री में डिक्लाइन नहीं है, कंस्ट्रक्शन में इजाफा है। उसके अलावा बहुत सारे और एरियाज हैं उसमें इजाफा किया गया है, देखा गया है इसमें। तो देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। बिल्कुल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन होता है तो इंडस्ट्री के अंदर उसका काफी ज्यादा वेट है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन से लेकर और दूसरे जो है असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जो सेक्टर्स हैं उनमें बेहतरी नजर आई है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेजर क्रॉप्स है उसमें डिक्लाइन है। उसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि कोई लैकलस्टर जो है वो पॉलिसी इनिशिएटिव ऐसे थे या कोई प्रॉब्लम थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी एग्रीकल्चर में कि रेनफॉल्स नहीं हुई या लेट हुई बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आपको पता है, रेनफॉल्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी फसल की टाइमली जो है वो प्रोडक्शन के लिए। तो एक उसका बड़ा इश्यू था। अब आप कह रही हैं क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि हमें एग्रीकल्चर में खासतौर पर पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करनी है, उस पर काम हो रहा है। उसके अंदर फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी, उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज से लेकर, मैं ये कहता हूँ फार्म टू फोर्क हम बिल्ड कर रहे हैं। फार्म टू फोर्क से मुराद ये है कि जहां से कोई चीज उगती है और वो आपके टेबल तक जाती है। तो ये एक पूरी वैल्यू चेन है। इसके अंदर फाइनेंसिंग भी इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर फार्मर्स की अपलिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ यील्ड इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पूरी सप्लाई चेन है, पूरा जो है इस पे काम हो रहा है। आप देखेंगी ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको इसके असरात नजर। राइट, इफ आई आस्क यू इन अ नटशेल, किस किस्म का बजट कल एक्सपेक्टेड है? सम रेवोल्यूशनरी, कोई इनकलाबी किस्म का बजट, सम मीडियोकर, मॉडरेट काइंड ऑफ अ बजट, या सम सो काइंड ऑफ अ बजट? तो ये बता दीजिए कि कल इन अ नटशेल, इवन दो आप उसके फीचर्स आ सकते हैं, बट जनरली जेनेरिक आप कैसे कहेंगे कि जी कल का बजट किस किस्म का होने जा रहा है? एक नंबर 2, व्हाई इज इट सो कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी के फिगर्स नहीं देते हैं? नहीं, देखें, पहला तो मैं आपको जवाब दे दूं कि प्लीज थोड़ा वेट कर लें, कल बजट आ जाने दे। आपको उस वक्त पता चलेगा कि बजट में क्या है, उस पर हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको, इज इट गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी बजट? इज इट गोइंग टू बी अ मीडियोकर काइंड ऑफ अ बजट? व्हाट काइंड ऑफ अ बजट इट वुड बी? नहीं, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता गरीदा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज क्या है वो आप सुन लें कि प्रायोरिटीज क्या है, जिसकी बेसिस पे ना सिर्फ ये बजट बल्कि एक वे फॉरवर्ड जो है वो दिया जाएगा। वो है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, पब्लिक फाइनेंसेस ऑप्टिमाइज होने चाहिए, आपके यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी, यानी कि सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए टैक्सेस का, और सबको जो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ आप सोशल सेक्टर पे किस तरह से फोकस करें, क्लाइमेट पे कैसे फोकस करें। तो ये 4-5 ऐसी मेन प्रायोरिटीज है जो लॉन्ग टर्म आपका ट्रैवल, आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है बताती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर लें और इन प्रायोरिटीज को जहन में रखें। इंशाल्लाह हम उस वक्त बात करेंगे बजट पे। और दूसरी, आपने पॉवर्टी की बात की है, देखें वर्ल्ड बैंक की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ी सी हमें ये हमें देखना है कि वो $2.5 से $3 किया है। तो वो क्या क्या किया है, किस तरह से, वो खाली क्या अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है डॉलर पर डे, या फिर जो है उसमें नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ये सवाल हुआ फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने कहा जी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। आई एम नॉट आस्किंग कि आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आई एम आस्किंग वेयर आर योर फिगर्स? आप इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप उनके एडवाइजर हैं। वेयर आर योर फिगर्स? वेयर इज योर डेटा? एज द फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि डेटा इज द न्यू ऑयल, सो वेयर इज योर ऑयल? मैं आपसे कह तो रहा हूँ हमारे नंबर्स बिल्कुल आते हैं। ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एंड इस पर काम करते हैं वो बिल्कुल ये नंबर्स देते हैं। लेकिन बात ये है ना कि जी वो नंबर्स तो आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं हम जो है वो झोल निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हम थर्ड पार्टी पे भी जो है रिलाई कर जाएं, जैसे मैंने कहा था शुरू में और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि जी जो अचीवमेंट्स हुई हैं इसमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, IMF क्या कह रहा है, फिच क्या कह रही है, मूडीज क्या कह रही है,
और फिर आपके जो सर्विस इंडिपेंडेंट वो क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद तो नहीं कह रही कि जी हमने ही बस अब अच्छा कर दिया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन जरूरी है। अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है पॉवर्टी के नंबर्स है तो हमें देखना चाहिए उसमें कि वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है ज्यादा नंबर्स है। ऑल्दो ये 7 साल पुराने डेटा की बात हो रही है, 2018-19 के डेटा की बेसिस पे बात हो रही है, लेकिन हमें बिल्कुल देखना है, हमें बिल्कुल ये, क्योंकि ये बड़ा की फैक्टर है। देखें, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये मुझे लगता है कि सोशल वो थ्रेट्स है, और खासकर क्लाइमेट इसके साथ और पॉपुलेशन, ये वो एरियाज हैं जिनमें हमें लॉन्ग टर्म में जो है वो फोकस करना। और गरीदा, मैं लास्ट में ये कहूंगा कि हमारे साथ सूबे जो है ना, सूबों के पास ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, बट सूबों के पास फाइनेंसेस भी अच्छे खासे इस वक्त हैं, उनके पास डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी है। वो इस चीज को देखें, आप उनसे भी सवाल करते हैं कि आप लोगों ने क्या किया ह्यूमन डेवलपमेंट पे, पॉवर्टी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे। तो उनका बहुत ज्यादा इस पे जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और हमें मिल के काम करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल राइट। ज़बरदस्त गुफ्तगू, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपने गुज़श्ता साल की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे थे, अगले साल की प्रोजेक्शन कर रहे थे। खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम टुनाइट। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी हवाले से बात करेंगे, आज जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आया है वो प्रोजेक्शन क्या दे रहा है गुज़श्ता एक साल की, और उसको सामने रखते हुए हुकूमत के नेक्स्ट फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में प्रोजेक्शन क्या की जा सकती है, फ्यूचरिस्टिक, इसी पर बात करेंगे। बड़े अहम सवालात हैं, इनका जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त मुआशी शख्सियत डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। गुज़श्ता साल के हुकूमत की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट होती है, नेशनल इकनॉमिक सर्वे, उसको अगर सामने रखा जाए तो हुकूमत ने अपने तमाम जो मेजर अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, उनको मिस किया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मिस किया है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ में मिस किया है, सर्विसेज में मिस किया है। तो इस सब को सामने रखते हुए एंड गिवन दैट कि कुछ चीज़ों में हुकूमत की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, इन्फ्लेशन रेट डाउन हुआ है, रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, टैक्स नेट मिनिमल इंक्रीज़ हुआ है, तो इन दोनों गेन्स एंड लॉसेस को सामने रखते हुए आप नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए हुकूमत की कारकर्दगी क्या प्रोजेक्ट करते हुए देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत मुनासिब समरी बताई है लेटेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, बट अगले साल पे जाने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो बातें इस साल के बारे में भी कहता चलूँ। सबसे पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि शरह नमू इस साल का बताया गया है कि 2.7% होगा, जबकि पिछले साल ये 2.5% था। अब माशाल्लाह आपने जिक्र किया है कि हमारा सनती शोबा, हमारा ज़री शोबा, इनमें तो परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर रही है, मगर उसके बावजूद 2.7% ग्रोथ रेट कैसे हासिल हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब भी बड़ा गैर मामूली सा है। आपको सुन के खुशी होनी चाहिए कि हमारे इकॉनमी को बचाने में, आगे ले जाने में कौन सा सेक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई सेक्टर, जिसको हम हर वक्त कहते रहे हैं कि ये काला होल है, ये है, वो है। 28.9% ग्रोथ रेट इन 1 ईयर इन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, यानी कि ज़बरदस्त अचीवमेंट, तारीख का सबसे बुलंद ग्रोथ रेट, एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द शरह नमू ऑफ द इकॉनमी। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर जिसमें ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है, 9.9% शरह नमू हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर में आई है, यानी कि गवर्नमेंट फैली है कम होने के बजाय, और इस रफ्तार से फैली है कि 10% इजाफा हुआ है साइज ऑफ द गवर्नमेंट में एक साल में। तो ये दो चीज़ों की वजह से आपका शरह नमू 2.7% तक पहुंच गया। ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि ये
सेक्टर्स हैं इकॉनमी को बचाएंगे। ठीक। अब आप आ जाइए अगले साल पर। अगले साल के लिए जो एनुअल प्लान या जो प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह में जो तय हुआ है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जी। वो 4.2% रखा गया है, जबकि IMF का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन शायद 3.6% का है। तो अब आप ये देखिए कि क्या हमारा जो सनती शोबा है, क्या हमारा ज़री शोबा जो असल सेक्टर्स हैं जिसमें नुमाया तौर पर इजाफा होना चाहिए, क्या अगले साल उनमें परफॉर्मेंस बेहतर होगी? ठीक। अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में ये सिर्फ कह सकता हूँ कि अगर आपने किसानों को प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइसेस के निज़ाम को वापस नहीं लाएं और आपने फर्टिलाइज़र की कीमत टैक्स बढ़ा दी, ठीक, तो इसके नतीजे में अगले साल हमारा ज़री शोबे में इजाफा बहुत कम होगा, कुछ कमी आ सकती है। दूसरे तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये बात इस पे मुनसर है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है हमारे सनती शोबे में। ठीक। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट इस हद तक कम हो चुकी है कि पिछले 25 साल से पहले भी कम, इससे कम है आज हमारी इंडस्ट्रियल। राइट, आपने बहुत डिटेल के साथ, बहुत कंप्रीहेंशन के साथ जवाब दिया है डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब। लेकिन ये बताइए कि हुकूमत जिन चीज़ों पर बैंक कर रही है कि रेमिटेंसेस हमारी बढ़ गई हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा डाउन हो गया है, इन्फ्लेशन रेट हमारा डाउन हो गया है, क्या ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं? इकोनॉमिक और टैक्स नेट के बढ़ाने के हवाले से बहुत मिनिमल इंक्रीज हुआ है हुकूमत के टैक्स नेट में, तो कहाँ पर हुकूमत इज़ फेलिंग? बात दरअसल ये है कि कुछ चीज़ों में कामयाबी ज़रूर हुई है और हमें रिकग्नाइज करना चाहिए जी। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी जो हुई है वो अफरात ज़र की रफ्तार को वाज़े तौर पर कम कर दिया गया है। एक वक्त ऐसा था कि 25 से 30% तक पहुँच गया था, अब वो 4-5 की रेंज में एवरेज रहा है। ठीक। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे लोगों को भी कुछ रिलीफ मिला है। ठीक। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे जो तवाज़ुन अदायगी है, जिसे अंग्रेज़ी में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, उसमें करंट अकाउंट में छोटा सा सरप्लस हुआ है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीक़ा निकाल लिया है कि जो हुंडी में पैसा आता था डॉलर्स का रेमिटेंसेस के थ्रू, वो अब उसको परचेस कर लेते हैं। तो उसके नतीजे में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो वाज़े तौर पर एक बड़ा अमाउंट है। मगर फाइनेंशियल अकाउंट में चीज़ें जो हैं वो बहुत ही परेशान कुन अभी भी हैं। और वो क्या है कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई इजाफा नहीं है। हालांकि SIFC ने हमसे बहुत मरतबा कहा कि हम 5 से 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे और बेशुमार MOU साइन हुए हैं, मगर इन्वेस्टमेंट अभी भी मुश्किल से 2 अरब डॉलर सालाना। ठीक। दूसरी तरफ बाहर से जो कर्ज़ों का पैसा आ रहा है, वो जो कर्ज़ों पे जो हमें रीपेमेंट अब करनी है, वो रीपेमेंट का अमाउंट नए कर्ज़ों से ज़्यादा है और ये प्रेशर डाल रहा है हमारे रिजर्व्स पर। तो एक बड़ा मिक्स्ड पिक्चर है बैलेंस पेमेंट्स या तवाज़ुन अदायगी में। और आखिरी बात अगर मैं कह चलूँ इस सिलसिले में कि गुर्बत का पैमाना, वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट और मेरा भी एस्टिमेट पहले ये था कि 45% पाकिस्तान के लोग गरीब हो चुके हैं। 10 साल पहले ये 32% था। तकरीबन 11 करोड़ लोग हमारे मुल्क के, बड़ी अफसोसनाक बात है कि गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं और ये बहुत ही परेशान कुन और अफसोसनाक बात है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर जो आप हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते रहे हैं डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब, तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की आज सवाल भी हुआ फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने जवाब दे दिया कि जी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये रिपोर्ट पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने हुकूमत के फिगर्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के देने से गुरेज किया। तो क्या वजह है कि ये जो असल इश्यूज हैं अलॉन्ग विद द क्लाइमेट चेंज, हुकूमत इनको एड्रेस करने में नाकाम नजर आती है या कमज़ोर नजर आती है?
बात दरअसल ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं बेरोज़गारी के बारे में भी जिक्र कर दूं। हमारा जो सेंसस हुआ है, पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 का, जो माशाल्लाह एक डिजिटल सेंसस था, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बेहतरीन काम किया और ताल्लुका लेवल तक हमें आदाद शुमार मिले हैं पहली दफ़ा तारीख़ में। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जब उन्होंने लोगों के रोज़गार के बारे में पूछा है तो हैरत अंगेज़ एस्टिमेट निकल के आया है कि बेरोज़गारी का पैमाना पाकिस्तान में 22% हो चुका है। 5 साल पहले ये 6.5% था। तो अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर्स खुद के कह रहे हैं ठीक कि किस हद तक बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। ठीक, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज अहमद पाशा साहब, साबिक वजीर ख़जाना, हमसे गुफ्तगू थे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का मज़ीद पोस्टमार्टम और कल आने वाला बजट कैसे होगा और अगला माली साल पूरे पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, इस पर मज़ीद कुछ बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी हवाले से इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया है, गुज़श्ता 1 साल की हुकूमत ने खुद ही अपनी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और अब कल का बजट कैसे आने वाला है और हुकूमत को कहां कहां पर काम करने की ज़रूरत है ताकि मौशी महाज पर भी कुछ बेहतरी आ सके, इस पर अब बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब, सीनियर माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक यूसुफ तोला साहब, बहुत शुक्रिया। आप ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे एनालाइज तो करते हैं, सजेशंस भी देते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन खासतौर पर जो टैक्स सेक्टर है उस पर आपका खुसूसी एक फोकस होता है। तो आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी गुज़श्ता 1 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है, वो कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 5 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है और एफबीआर की कारकर्दगी के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से बढ़ गए हैं, हाई वैल्यू फाइलर्स में कोई 200 के करीब का इजाफा हुआ है। तो मिनिमल है टैक्स नेट में इजाफा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन है। डू यू एग्री विद हिम? देखिए, एक हद तक तो हम कह सकते हैं, मगर सबसे बड़ा जो मुझे नजर आया कि हमने 12,900 का टारगेट रखा था पिछले साल और इस साल जून तक जो मेरा अंदाजा है वो 11,900 पे। तो अगर बहुत ही अच्छा एम्बिशियस वर्क हुआ है तो 1 ट्रिलियन आप कैसे पीछे रह जाए। और दूसरा, आपने जो अगला टारगेट लगाया है वो आपने 14.135 ट्रिलियन यानी कि 14,135 अरब। तो आप मुझे बताएं, आप खुद अपनी प्रोजेक्शन दे रहे हैं 11,900 आप कलेक्ट करेंगे और इसमें आप ऐड कर दें, अगर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल होगा तो 12% अगर मैं इसमें ऐड कर भी दूं तो मेरा ख्याल 13,000 अरब पे हम पहुंचेंगे। फिर तो 1150 अरब आप कहाँ से लाएंगे? 1135 अरब आप कैसे ले आएंगे? तो ये पहले तो समझ कोई नहीं पड़ी हमें। दूसरी बात ये है कि लेकिन बजट में जो फिगर्स आते हैं तोला साहब, बजट में जो फिगर्स आते हैं दे ऑलवेज एम्बिशियस, दे ऑलवेज लार्जर देन लाइफ्स। कि आपने IMF को मुतमईन करना होता है, आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों को मुतमईन करना होता है, लेकिन आपको पता होता है कि दीज आर नॉट रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक बेंचमार्क भी आपने कहीं ना कहीं हुकूमत ने बैक ऑफ द माइंड रखा होता है। वो कोई मुन्ने काके नहीं है IMF वाले कि जो आप जो कहेंगे वो मान जाएंगे या आपको अलाउ कर देंगे कि जी आप जो चाहें आप पब्लिश कर दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। टारगेट जब सेट किए जाते हैं तो इसका एक पूरा तरीका कार होता है और जो दिसंबर से हम काम शुरू कर देते हैं इस पे। मेरे ख्याल से ये नामुमकिनात में से है कि IMF को अगर उनको पता होता है तो अब 2 बार साथ में फिर डाउनवर्ड रिवीजन कराने उनके पास क्यों जाते हैं? लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के बजट ऐसे ही रहे हैं ना कि फिगर्स बहुत एम्बिशियस दी जाती है। नहीं, पहले हमने टारगेट अचीव भी किए हैं और 13 से 17 हर साल हम 1% टैक्स टू GDP बढ़ा रहे थे। देखिए, आपका 23 से 24% ज़राअत है जो कि 1% भी आपका टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करता। दुकानदारों से 300 से 400 अरब आपका आ सकता है, वो आप नहीं ले पा रहे। रियल एस्टेट की फाइलों की स्पेकुलेशन अगर आप खत्म करवा दें और अगर आप रियल एस्टेट में टैक्स लेना चाहें तो 200 से 250 बिलियन वहां से भी आप ले सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको ट्रू टैक्सेशन की तरफ लेके नहीं जाने दे रहे। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें मसला है वो ये है कि आपका 3% टैक्स पेयर जो है 3% वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है आपका 95%।
तो बाकी 97% जो लोग हैं वो सिर्फ 5% टैक्स दे रहे हैं, तो उनकी भी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है। और ये जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, जो लार्ज अपना कंपनीज हैं, ऑयल सेक्टर हैं, टेलकोज हैं, बैंक्स हैं, वो उनका भी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो पा रहा, बिकॉज कि उनसे हम इतने एडवांसेस ले लेते हैं कि वो बेचारे उनकी कमर टूट जाती है। और इसके बाद जाहिर बात है कहीं ना कहीं क्विड प्रो में आपको उनके लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। तो जब आप छोड़ते हो तो जाहिर बात है आपकी टैक्सेशन ट्रू आप नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा आप देखें, ये बिहार को भी पता है और हर किसी को पता है कि करप्शन जो है वो सब अफसर करप्ट नहीं होते, अच्छे अफसर भी हैं यहाँ पर, वो आज तक कमी नहीं आई, कोशिशों के बावजूद नहीं आई, कोई एक्शन आपको नजर नहीं आया। आपने 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले को 20-40 अफसरों को घर बैठा दिया था, उनसे क्या हासिल हुआ आप मुझे बताएं, कौन सी करप्शन में कमी आई? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हम बात करते हैं ना, देखें ये मईशत में आपकी जो रेवेन्यू साइड है ना, आप कल भी अगर आप देखेंगे ना, तो कल हमारे एक एस्टिमेट है और एक गवर्नमेंट के एस्टिमेट है। हमने लगाया है हमारे हिसाब से 13,500 से ऊपर अगले साल की रेवेन्यू नहीं आ सकती। पिछले साल भी हमारी यही रेवेन्यू एस्टिमेट थे कि 11.5 से 12 के दरमियान होगी, और आप देख लें 11,900 आ रही है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का कल का हमने जो आपको कल मिलेगा, जो हमारा अंदाजा है वो 17.2322 ट्रिलियन है हमारा, और गवर्नमेंट का है 17.566 ट्रिलियन। तो उसमें इतना कोई लंबा फर्क नहीं है, अब हम देख लेंगे कहाँ पर फर्क आता है। बट एक बात ये है कि रियल एस्टीमेट जब आप करने जाते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। दूसरी बात, इस वक्त आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है, जो कि इस वक्त आपका इन्फ्लेशन है 4.5% और आपका पॉलिसी रेट है 11%, तो आपके पास ऑलमोस्ट 7% का डेल्टा मौजूद है। ठीक। और वो 7% आप हर परसेंटेज पॉइंट पे 550 और 15 अरब रुपए का सूद अदा करते हैं। उनमें से आप 3-4% कम करें, आपके अखराजात में भी कमी आएगी, आपकी मईशत को और आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये सब इकदाम है जो करने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ गरीदा, कि ये जो रेसिपी जिसपे अमलदारी करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो बहुत खतरनाक रेसिपी है। जैसे हफीज पाशा साहब भी कहते हैं हर प्रोग्राम में, मैंने सुना है इनसे कि जी कि हमारे जो स्टेट बैंक ने अभी 10-12 बिलियन डॉलर खरीदे हैं और उसमें से 6 बिलियन का रिजर्व बढ़ाया हमारा, बाकी उन्होंने आपकी जो लोनों को पे कर दिया है। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपने इंपोर्ट खोल ली, जो IMF की रेसिपी है, अगर आपने खोली तो आपकी करेंसी पे प्रेशर आएगा और करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो प्लीज ये मैं अभी भी वर्ड ऑफ विजडम दे रहा हूँ कि खुदा का वास्ता ये पॉलिसी पर मत जाइएगा। 4 या 5 दफा हम नोज डाइव कर चुके हैं इस पॉलिसी के तहत, तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। अगर हमने सब कर लिया तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान के हक में बेहतर है। राइट, आपने बड़ा जबरदस्त, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सारा जो है ब्रीफ दे दिया है इन द एंड, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम फॉर योर सेगमेंट। सो आखिर में मुझे ये बताइए कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत की गुज़श्ता 1 साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस प्रेजेंट हुई है हुकूमत के अपने हाथ से, हाउ डू यू सी दैट? कुछ इतनी पॉजिटिव नहीं है, कुछ इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, एंड कीपिंग दैट इन व्यू आप अगला इकोनॉमिक फिस्कल ईयर कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हुकूमत का? उन्होंने 3 प्रोजेक्शन दी है। एक दी है उन्होंने एग्रीकल्चर की 4.5, उसमें मैं समझता हूँ अचीवेबल तो है, बट जो प्लान उन्होंने किया है वो एम्बिशियस ज्यादा किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उस वक्त अचीवेबल है कि जबकि 3 आपकी जो क्रॉप्स है ना, एक तो कॉटन की क्रॉप आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें तो बड़ी डिसमल क्रॉप है ताकि आपकी उसकी यील्ड पर एकड़ ठीक है हेक्टर। दूसरा आपका राइस, मेज और वीट, इन तीनों में यू आर लैकिंग द मॉडर्नाइज फार्मिंग, आपकी वर्ल्ड एवरेज से आप बहुत नीचे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको आपको ठीक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव फूड सेफ्टी। दूसरा आपको इसमें एक सरप्लस चाहिएगा। दूसरा, अगर आपने इंपोर्ट खोल दी तो लोकल इंडस्ट्री को आपको काफी मसला होगा तक FBR का टारगेट अचीव हो जाएगा। तीसरा, आप अगर रिटेलर का टैक्स ले लें, हमारी जो रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट की थी उसके हिसाब से अगर आप कर लें, वी कैन फैसिलिटेट 400 अरब आप ले सकते हैं। तो इस किस्म के अगर आप इकदाम लेंगे तो ये टारगेट अचीव करने कोई बड़ी बात नहीं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक यूसुफ तोला साहब अपना पॉइंट प्रोग्राम में आज देने के लिए। प्रोग्राम में यहीं से आगे बढ़ेंगे और अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब,
सीनियर माहिर मईशत हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। ये फरमाइए कि हाउ डू यू सी, जो आज हुकूमत ने अपना इकनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है, रिपोर्ट प्रेजेंट की है अपनी ही गुज़श्ता एक साल की इकनॉमिक परफॉर्मेंस, और उसके सामने रखते हुए व्हाट डू यू सी कि कल जो बजट आने जा रहा है किस किस्म का बजट हो सकता है? तो वरीदा साहब भाई, एक तो ईद के तीसरे दिन हम अपनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, बट क्या करें, चूंकि बजट आ रहा है तो कर लेते हैं। जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर ने ईद खराब कर दी है सबकी जी। एग्जैक्टली जी। सो देखिए, पहली तो ये बात है कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट ये लोगों के लिए होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा टैक्स है लोगों पे, जो कि अफरात ज़र है, वो पिछले 2 साल से 29 और 24% थी। इस साल 4.6% के करीब है, 5% के करीब क्लोज होगी। इसका मतलब है कि खरीदा साहिबा की सैलरी 7-8% बढ़ती है या 10% बढ़ती है तो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसमें कुछ इजाफा होगा। दैट्स द गुड स्टोरी। दूसरी अच्छी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का जो बेरूनी खसारा है वो संभल गया है। इससे जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन है वो बेहतर हुई है। हाँ। तो रुपया भी एक स्टेबल रहा है। हाँ। तो ये मैक्रो स्टेबलाइजेशन में बड़े स्ट्रांगली जो है आपको बजट के लिए एक टेल विंड फराहम किया है कि अब आप जाकर वो काम कर सकते हैं जो अगर मुल्क स्टेबल ना हो वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बल्कि जो क्रॉप्स है मेजर कॉटन, वीट और सर उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बहुत बुरा परफॉर्म किया है सर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकी। एग्री आपकी मेजर क्रॉप्स जो आपकी बैकबोन है 13.5% डिक्लाइन हो गई हैं। सर्विसेज सेक्टर आपका बिल्कुल बट्ठा बैठ गया। तो कैसे आप इकोनॉमिक तरक्की लेके आएंगे सर? Absolutely. So what it goes to show you is कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन एक जरूरी आंसर जरूर है, बट ये काफी नहीं है। यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि इट्स अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि आप ग्रोथ का एटमॉस्फेयर दें। सो आज पाकिस्तान के पास, जब मैं कहता हूं स्टेबलाइजेशन, एक वॉर जीत के आ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, पॉलिसी रेट नीचे है, एनर्जी रेट्स नीचे हैं, दुनिया तरक्की की तरफ अब यानी कि ग्रोथ ओपन हो रही है और तेल की कीमत नीचे है। पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में, और इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ऐड करें अगर, जिस तरह की भी है, आई थिंक कि अगर कल का बजट ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होता कि ग्रोथ, गुड फॉर ग्रोथ बनाए पाकिस्तान को, जैसे कि ये ख्वाहिश तो की जाती है। 24वां प्रोग्राम क्यों है गरीदा साहबा IMF का? इसलिए कि जब भी फंड से निकलते हैं एंगेजमेंट से, फौरन पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैरूनी खसारा खड़ा हो जाता है, अंदरूनी खसारा खड़ा हो जाता है। सो कल ये शो कीजिए कि आप नेशनल टैरिफ का रिफॉर्म कर सकते हैं, आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर सकते हैं। इसका मेरा मतलब ये है कि हमने टैक्स लगा करके, गरीदा साहिबा नॉन फाइलर हैं, इन पे 4% एक टैक्स लगा दूं, सेल्स टैक्स, फिर ऊपर 2.5% लगा दूं। आप पे जब मैं टैक्स लगाता हूं ना, आपने जो बोतल, जो साबुन, जो दही बेचना है वो मुझसे ही चार्ज करना है एज अ कंज्यूमर। सो समझिए कि इस चीज से निकलिए। कल बजट दीजिए कि अगर गरीदा साहिबा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और ट्रांजैक्शन कर रही हैं रास्त पे, या ट्रांजैक्शन कर रही हैं डेबिट, क्रेडिट, किसी कार्ड पे, तो मैं उसको छूट दूंगा। चेंज योर माइंड सेट टुमारो टू कम टू द नेशन एंड से कि यार वी आर इंसेंटिवाइजिंग यू, बट ये जो 9.5 अरब के करीब जो कैश इन सर्कुलेशन है ना, इससे निकलो। फिर टैरिफ रिफॉर्म कीजिए, इंसेंटिवाइज कीजिए कि लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हों, रादर देन रनिंग एन इकोनॉमी बाय बीइंग प्यूनिटिव इन नेचर। और जो सबसे बड़ी बात है एक्सपेंडिचर का, 43 डिवीजन जो कि काम नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का, इनकम सपोर्ट जो कि काम नहीं है, 715 अरब का कल आप देखेंगी कि इनकम सपोर्ट अनाउंस होगा बेनजीर इनकम सपोर्ट में। आप यकीन करें कि 18वीं तरमीम के बाद ये वफाक का काम नहीं है। सूबे हैव टू गियर अप। इसके बाद बहुत बड़ी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, एक अनटारगेटेड सब्सिडी रिजीम, टारगेटेड में। अब अगर ये चीजें आप कल दिखा दें, फिर देखिए कल एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी। पाकिस्तान 4000 अरब रुपए का PSDP देने जा रहा है, 1000 फेडरल का। पंजाब का जो PSDP है ना गरीदा साहिबा, जो पंजाब अलोन है वो 1100 अरब का आएगा, वो फेडरल से भी ज्यादा है। सो सूबे आर फ्लश विद मनी। तो अगर एग्रीकल्चर में गरीदा साहिबा ने बताया कि 13.5% कमी हो गई है, एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। R&D करें, रोड्स बनाएं। सो टारगेट योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि किस तरह सूबे और वफाक मिलकर ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये जो इस वक्त कबाहतें हैं ग्रोथ की, ये इस बजट में निकालेंगे। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल। पर क्या आप इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स, टैक्स ऑन ई-कॉमर्स, टैक्स ऑन दोज GST एग्जेम्पशंस, आज मैं एक फिगर देख के गरीदा साहब हैरान हो गया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। पाकिस्तान का जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है कि मैंने गरीदा साहिबा को इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, कस्टम्स में जो छूट दी हुई है,
जो छूट दी हुई है वो 5,800 अरब रुपए की है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये मैं तो नहीं कह रहा, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट किया गया है, इसको यूज करें कल, और ये जो इस तरह की सारी चीजें हैं वो करेक्ट करें। ठीक। अच्छा, एक तरफ हुकूमत राइट साइजिंग की बात करती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिर आज रीट्रेट किया, कल देखते हैं कि क्या वो इसमें मज़ीद अनाउंस करते हैं, लेकिन एक तरफ हम हुकूमत के राइट साइजिंग के दावे सुनते हैं, फिर साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें मोर देन 100% इंक्रीज़ करती जाती हैं, फिर सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें हर साल बढ़ती रहती हैं, पेंशन्स में आप हर साल बढ़ोतरी करते रहते हैं, आप पेंशन हर साल इजाफा भी करते हैं, फिर रोना भी रोते हैं कि पेंशन जो है हमारी PSDP से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में किसी की हर साल या इस तनासुब से, इस रेशियो से तनख्वाहें नहीं बढ़ती जैसे सरकारी मुलाजिमीन की बढ़ती हैं, तो क्या ये चीज़ें करना लाजमी है इफ़ यू हैव टू रियली डू द राइट साइजिंग एंड यू रियली हैव टू कट योर एक्सपेंसेस? तो राइट साइजिंग क्या है? 170 कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो है वो सरकार चला रही है, उन पे 1,000 अरब सालाना 1 ट्रिलियन रुपीस खर्च होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें हम इक्विटी भी इंजेक्ट करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, बाकी काम भी करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनको ये पैसे देना बंद करें, उन्हें कहें कि अपने पाँव पे खड़े हों। जो ये अदारे नुकसान कर रहे हैं ना गरीदा साहबा, जो नुकसान कर रहे हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट तनख्वाह बढ़ाती है सारी कॉर्पोरेशन तनख्वाह बढ़ा देती है। यार रियलाइज इफ अ प्राइवेट कंपनी, जैसे आपने कहा, आपका GTB नुकसान करता जाए और मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ाता जाऊं, तो मैं आके पूछूंगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं आप GTB में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म को पाकिस्तान में कंफ्यूज कर दिया गया है कि किसी तरह ऑस्टेरिटी करनी है, मैंने लोगों की नब्ज जो है ना वो दबानी है। ये एक स्ट्रक्चर का रिफॉर्म है, यानी कि एक थॉट प्रोसेस का रिफॉर्म है। 715 अरब आपने नहीं देना इनकम सपोर्ट में, प्रोविंसेस से शेयर करना है। जो पेंशन का बोझ है अक्रॉस द बोर्ड, उसको निकालना है और पे एज यू गो पे लाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है ना, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तनख्वाह एक होनी चाहिए। गरीदा गाड़ी पे आए, गरीदा बस पे आए, गरीदा टांगे पे आए, गरीदा मर्सिडीज पे आए, वी पे हर अ सैलरी, इट्स अप टू हर व्हाट शी यूजेस। गरीदा की सैलरी है, उसके बाद वो रिटायर होंगी तो वो इन्वेस्ट करके जहां मर्जी से अपनी पेंशन लें। गरीदा को रिटायरमेंट पे मोनेटाइज प्लॉट नहीं दिए। सो यस, ये बहुत अच्छी बात की है। कल अगर एक्सपेंडिचर गुड फॉर ग्रोथ के बाद अगर किसी तरह बजट को कल अप्रोच करना है, तो वो अप्रोच पेपर ही एक्सपेंडिचर की जो कट्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, जो देरपा हों, वो उन पे होना चाहिए। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड ब्रीफ अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे और कल का आने वाला बजट। दैट्स द रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह बजट आता है तो उसके बाद फिर आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।